नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपनों उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सफाई कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की सभी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा। समस्याओं के उचित समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सफाई कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य बनने के समय के सफाई कर्मचारियों के नियमित पदों को पुनर्जीवित करने और सफाई कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने की मांग की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य स्थापना के समय सफाई कर्मचारियों के जितने पद राज्य में थे उनको पुनर्जीवित करने के लिए पत्रावली का पूर्ण परीक्षण किया जाएगा और उचित समाधान निकाला जाएगा। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आज डोईवाला पहुंचे। यहां उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के पिताजी की पुण्यतिथि के मौके पर पौधारोपण किया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरिजी महाराज के साथ तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। यहां उन्होंने विचार गोष्ठी और सम्मान कार्यक्रम में भी भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के साथ सैकड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक भी आज आयोजित की गई। बैठक में कैबिनेट में कुल 11 मामले आए और सभी प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी। कोविड-19 के घटते मामलों को देखते हुए अब प्रदेश के कक्षा 6 से 12 तक के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया है। वेतन विसंगतियों को लेकर प्रकरणों के लिए इंदु पांडे की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देगी। ऊर्जा का मामला भी यही समिति देखेगी। आज हमारी आपस में चर्चा भी है 3 माह, लेकिन इनको जो आज मंत्रिमंडल ने अनुमोदन दिया है वो ये कहा है कि यथाशीघ्र तत्काल परिस्थितियों को देखते हुए समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय में आप जानते हैं परिवहन निगम के कार्मिकों को वेतन हेतु एक जिसमें जनहित याचिका 82/2019 उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में 20 तारीख जुलाई को जो सुनवाई हुई थी उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिए थे कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रकरण को ले जाकर इनको आर्थिक सहायता देने पर सरकार कार्रवाई करे। उसके संबंध में जो परिवहन विभाग का मंत्रिमंडल को प्रस्ताव आया जिसमें कुल 51 करोड़ 24 लाख रुपए 3 माह की सैलरी के लिए मंत्रिमंडल की अनुमति के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव लाया गया था। इस पर मंत्रिमंडल के द्वारा मुख्यमंत्री जी को अधिकृत कर दिया। उत्तराखंड में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से सरकार बैकफुट पर आ गई है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत हड़ताली कर्मचारियों को मनाने पहुंचे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री, एमडी और कर्मचारी एक ही टेबल पर नजर आए। बातचीत के बाद हड़ताली कर्मचारियों को मना लिया गया और उनकी नाराजगी भी दूर कर ली गई। बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर मंथन हुआ है। हमने कहा है कि 15 दिन के अंदर उन मांगों को जो होने लायक मांगे हैं वो प्रबंधन निदेशक के स्तर पर, ऊर्जा सचिव के स्तर पर, जो मंत्री के स्तर पर, ऊर्जा मंत्री के जो मांगे इनके हमारे विभाग के स्तर पर है, हम उनको 15 दिन के अंदर पूरा करेंगे। बाकी जो जिसमें कैबिनेट में जाना है, वित्त का परामर्श चाहिए, उनके लिए हमने 1 महीने का समय मांगा है और हम समय रहते हुए इन सारी चीजों का समाधान निकालेंगे। जो नहीं कर पाएंगे हम माफी मांग लेंगे, इनसे समझाएंगे कि भाई ये चीज इसलिए आपकी नहीं हो सकती है। और वो भी मुझे मालूम है कि जो चीज नहीं हो सकती वो भी समझते हैं। और कोई मैं आभारी हूँ, मैं हमारे कर्मचारियों का आभारी हूँ कि वो उनका, मैं तो बहुत प्रतिनिधिमंडलों से पिछले 30 साल में बातचीत की है, लेकिन इतने स्वार्थपूर्ण ढंग से, इतना तार्किक ढंग से, इतना जिस तरह अपनी बात इन्होंने रखी है, मुझे खुशी है कि हमारे ऊर्जा विभाग के सभी कर्मचारी लोग बड़े उत्साहित हैं, बड़े इनके अंदर ऊर्जा है और इसलिए हमने भरोसा दिया है और इसलिए आज उन्होंने कहा है कि हमने हड़ताल वापस ले ली। सरकार इनका हड़ताल से संबंधित जो अभी
विनोद ने, हमारे आपने मीडिया ने के लोगों ने कहा है। देखिए वो एक रूटीन वर्क होता है कि जब भी कोई हड़ताल होती है, सरकार कोई कदम उठाती है, हम क्योंकि इन्होंने हड़ताल वापस ले ली तो वो शासनादेश का कोई औचित्य अब नहीं रह जाता है। दूसरा कि कोई उत्पीड़न नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं ना, कई बार देखिए जब कोई दो लोग लड़ते हैं, दो लोगों में बहस होती है, माना आपके संपादक और आगे कोई बहस हो जाए तो कई बार नुकसान किसका होगा सर? आम जनता का, क्योंकि बिजली देखिए अब मैं तो देखिए कई बार ऐसा होता है। देखिए अब किसान आंदोलन चल रहा है या कोई और आंदोलन चल रहा है, अब ये सब देखते रहोगे तो फिर तो व्यवस्था ही नहीं चलेगी। मंत्री जी सभी लोग हड़ताल पर जाने लगातार, प्रदेश का सभी कर्मचारी। आप कोटद्वार से भी आए, वहाँ भी आपने सफाई कर्मचारियों को देखा, यहाँ भी आप देख ही रहे हैं, सचिवालय में भी आप तैयारी कर रहे हैं सब हड़ताल की। आखिर बचे क्या? धामी जी संभाल नहीं पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए एक जो सुन मैं कई चीजें हैं। एक तो सरकार जब भी, मैं कोई आज की बात नहीं है, मैं बताऊंगा मेरा 30 साल का अनुभव, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सारे संगठन के लोग जो उनकी लंबी मांगे होती हैं, उनको लगता है कि भाई इस समय सरकार भी दबाव में रहेगी, सब जल्दबाजी में। उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री स्वयं स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार को हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता है और सरकार ने संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 6 जिलों के दौरे में 19 हॉस्पिटल की स्वास्थ्य व्यवस्था का भी जायजा लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग को पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है। अगर संभावित तीसरी लहर उत्तराखंड में आती है तो स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं और संभावित तीसरी लहर के लिए हमने पूरी तैयारी की है। मैं अभी 6 जिलों के दौरे से आ रहा हूँ, लगभग 19 हॉस्पिटलों का मैं दौरा करके आ रहा हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी और मैं हमें चाहते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज हों, चाहे हमारे CSC हों, चाहे हमारे PSC हों। उत्तराखंड में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हंस फाउंडेशन ने प्रदेश सरकार को 30 एम्बुलेंस उपहार में दिए। भोले जी महाराज के जन्मोत्सव पर हंस फाउंडेशन ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 30 एम्बुलेंस उत्तराखंड सरकार को दिए। हंस फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंसों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ किया। सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ कर इन सभी एम्बुलेंस को विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया, जहां से इनका उपयोग प्रदेशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि भोले जी महाराज के जन्मोत्सव पर हंस फाउंडेशन की ओर से हर साल प्रदेश सरकार को विभिन्न तोहफे उपहार में दिए जाते हैं, जिनका उपयोग जनहित में हो सके। इसी के तहत इस बार उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 30 एम्बुलेंस दी गई है, जिसका लोकार्पण सीएम धामी ने किया। एम्बुलेंस में कोविड-19 से बचाव के लिए 20 ट्रूनेट जांच मशीन और 500 ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद हैं। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार एम्स ऋषिकेश पहुंचे। यहां उन्होंने कैंसर पीड़ित 25 वर्षीय महिला अनु धामी का उपचार कर रही चिकित्सा टीम से मुलाकात की। डीएम ने अनु के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में डॉक्टरों से जानकारी मांगी। जिलाधिकारी ने सीएम के प्रतिनिधि के तौर पर अनु धामी के पति मदन धामी से भी भेंट की और शासन प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि अनु धामी बोन मेरो ट्रांसप्लांट संबंधी बीमार से भी पीड़ित है। अनु धामी को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी है। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में मैंने आज यहाँ पे एम्स हॉस्पिटल में विजिट किया है और पेशेंट के पति से भी मैंने इंटरेक्ट किया है और जो डॉक्टर साहिबान हैं यहाँ पे उनके साथ भी मेरा इंटरेक्शन हुआ और इससे पता चला कि
आप लोगों ने एम्स के जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं उन्होंने यथासंभव जो ट्रीटमेंट करना था, जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट करना था वो किया है। और उसके बाद मैं पेशेंट से भी मिला और उनको भी जो है वो साफ अफजाई की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हर यथासंभव मदद का उनको आश्वासन दिया है। और अभी फ़िलहाल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको जो है लाभान्वित करने की घोषणा की है। अभी इसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जाके रिपोर्ट दूंगा। उसके बाद जो है अभी अप्रॉक्सीमेटली माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख की घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी विवेकाधीन कोष के तहत, जिसमें पैसा जो है अन्नू धामी जी के ट्रीटमेंट के लिए। और आज कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा राजपुर निवासी अमर शहीद मनोज राणा की 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। शहीद मनोज राणा भारतीय सेना के गोरखा राइफल में तैनात थे और वर्ष 2013 में आज ही के दिन एक आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हो गए थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शहीद मनोज राणा के बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने बताया कि मैं हर वर्ष श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहां आता हूं और हमने शहीदों के नाम से यहां द्वार भी बनवाया है। कैबिनेट मंत्री ने राजपुर स्थित किसी एक सरकारी विद्यालय का नाम शहीद मनोज राणा के नाम पर रखने की भी घोषणा की। परिवारजनों की मांग पर कैबिनेट मंत्री ने शहीद के स्मारक पर 4 दीवारी के निर्माण का आश्वासन दिया। आज अमर शहीद मनोज राणा जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। 27 जुलाई 2013 को उसको मैं श्रद्धासुमन अर्पित करने यहाँ पर आया हूँ। शहीदों का सम्मान करना अमर रहे, शहीदों का सम्मान करना मनोज राणा अमर रहे, देशवासियों का कर्तव्य है। एक पूर्व सैनिक होने के नाते, सैनिक कल्याण मंत्री के होने के नाते मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और मैं लगातार जब से जवान शहीद हुआ है इसकी पुण्यतिथि पर हमेशा मैं यहाँ पर आता हूँ। बिल्कुल हमने उनके नाम पर ये द्वार भी यहाँ पर बनाया है। जी बात कराता हूँ आपको। और यहाँ पे कोई स्कूल है, यहाँ पे हाँ जी स्कूल है, नीचे वाला ये सामने। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जौलीग्रांट पहुंचे गणेश गोदियाल और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष व पूर्व सीएम हरीश रावत का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के जुलूस को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पूरी तैयारी में जुट चुकी है। जौलीग्रांट से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली। रैली भानियावाला डोईवाला होते हुए देहरादून के लिए रवाना हुई। मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि हर तरफ कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, बीजेपी से जनता त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता हासिल करेगी। आप सबके स्वागत। विश्वास है कि हमारा सभी का सामूहिक संघर्ष करके हम इस मुकाम को हासिल करेंगे आप लोगों के सहयोग से। सभी उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी चुनाव समिति के अध्यक्ष बन के आए हैं और गणेश गोदियाल जी प्रदेश अध्यक्ष बन के आए हैं। निश्चित रूप से जो नई टीम है उत्तराखंड कांग्रेसियों का, इन्होंने मनोबल को मजबूत करने का काम किया है और आप देखिएगा 2022 में कांग्रेस की फिर वापसी होगी सत्ता में और उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस आएगी और केंद्र में 2024 में फिर कांग्रेस आएगी। कांग्रेस के पूरे उत्तराखंड के अंदर जो दिखाई दे रहा है उससे साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। और भाजपा ने जिस ढंग से लोगों को मायूस किया है, हर क्षेत्र में भाजपा फेल हुई है। यहाँ तक कि 3 मुख्यमंत्री बदले उन्होंने इसी वजह से कि पहला मुख्यमंत्री बेकार हुआ, दूसरा मुख्यमंत्री उससे ज़्यादा नालायक साबित हुआ, तीसरे पे दांव खेलने लगे। इस ढंग से उन्होंने खुद ये बात साबित कर दी है कि उत्तराखंड में भाजपा का कोई भविष्य नहीं है। और उन्होंने फुल मेजॉरिटी और 57 विधायक होने के बावजूद। एक और ब्रेक के लिए बुलेटिन में यहां पर रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनपी न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तराखंड के बाजपुर में जिला अधिकारी के निर्देश पर नगर पालिका और तहसील प्रशासन ने संयुक्त रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क की भूमि की आज पैमाइश की। आपको बता दें कि पैमाइश के दौरान कुछ लोगों द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क की भूमि पर कब्जा किए जाने का मामला भी सामने आया है। वहीं नगर पालिका प्रशासन ने तहसील प्रशासन द्वारा पार्क की जमीन का नक्शा और पैमाइश की रिपोर्ट मिलने के बाद तार बाड़ करने की बात कही है। बता दें कि बाजपुर के नैनीताल रोड स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क की जमीन की पैमाइश को लेकर जिला अधिकारी रंजना राजगुरु ने नगर पालिका और तहसील प्रशासन को आदेश जारी किए थे, जिसके चलते मंगलवार को नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जगदीश चंद्र और कानूनगो धन सिंह के नेतृत्व में दोनों विभागों की टीम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क की जमीन की पैमाइश की। ये मामला ये कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक पार्क है जो खसरा नंबर 108 ओ में दर्ज है। बंजर भूमि है जो नगर पालिका के नाम दर्ज है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति और चार दीवारी हुई है। कुछ जगह इसमें कुछ लोगों ने जो दबा रखी है उसकी पैमाइश के लिए जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार और उप जिलाधिकारी के आदेशानुसार आज इसके संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। राजस्व विभाग की टीम द्वारा जो पूरी नापजोख की गई है और उसमें कुछ ज़मीन जो है वो पार्क का हिस्सा है जो उसका जो दुरुपयोग हो रहा है। हमें राजस्व विभाग से इसका नक्शा और पैमाइश मिल जाएगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बागेश्वर जिले के 40 प्रवासी और बेरोजगारों के लिए 118 लाख रुपए का ऋण मंजूर हुआ है। इसके लिए 55 युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया था। आयोजित साक्षात्कार में 40 मौजूद रहे। ऋण लेकर अब प्रवासी बेकरी, मुर्गी पालन के अलावा डेयरी, रेडीमेड गारमेंट्स, जनरल स्टोर और खच्चर खरीदेंगे। जिले में कोरोना से जहां पूरा देश राज्य में लघु मझिले उद्योगों के अलावा होटल आदि बंद हैं, वहीं मुख्यमंत्री ने प्रवासी और बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की है, जिसके तहत जिला अधिकारी विनीत कुमार ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की और ऋण स्वीकृत किया। उन्होंने कहा कि जिस उद्यम के लिए ऋण लिया गया है, बेरोजगार उसी पर फोकस करते हुए उसे आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि पहाड़ की आजीविका को मजबूत करने के लिए युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक महत्वपूर्ण योजना है और ये जो हमारे प्रवासी लॉकडाउन में जब जो प्रवासी आए थे उनको रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए है। इसके साथ साथ जो हमारे जनपद में भी जो लोग हैं जो रोजगार करना चाहते हैं उनको भी ध्यान में रख के ये योजना बनाई गई है। और पिछले साल भी जो है हमें 200 का टारगेट मिला था और 200 का टारगेट हमने अचीव किया था। इस साल भी हमारे जनपद के लिए 200 का टारगेट जो है निर्धारित किया गया है और ऑलरेडी जो है 75 एप्लीकेशंस जो है उनके इंटरव्यूज हमने कंडक्ट करवा के बैंक्स को हमने फॉरवर्ड कर दिए हैं। आज भी जो है हमें 55 एप्लीकेशंस आ रखी है, उनके इंटरव्यूज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं और हम लोग इंश्योर करवा लेंगे कि अगले थराली विधानसभा के नारायण बगड़ विकासखंड के अंतर्गत मींग गधेरा बेनोली विनायक मोटर मार्ग पिछले 38 दिनों से बंद पड़ा है, जिसके चलते ग्रामीणों को पैदल ही आवाजाही के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीण इस मोटर मार्ग पर सड़क कटिंग का कार्य कर चुके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभागीय अधिकारी को कई बार टेलीफोनिक जानकारी भी दे चुके हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी सड़क को एनपीसीसी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने का हवाला दे रहा है। वहीं 38 दिनों से सड़क बंद होने के चलते गुस्साए तीनों गांवों के ग्रामीणों ने थराली तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी थराली को ज्ञापन सौंपते हुए सड़क मार्ग को 15 दिन के भीतर खुलवाने की मांग की। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार को अपनी परेशानी से रूबरू करवाते हुए कहा कि सड़क बंद होने से जहां ग्रामीण पैदल आवाजाही को मजबूर हैं, वहीं रसद सामग्री भी ग्रामीणों को कंधे पर लाद कर ही लानी पड़ती है। 38 दिनों से बंद है और हम लोग जो है कल गांव में बैठक करवा करके, क्योंकि लोगों की परेशानी है, क्योंकि ये रोड जो पूरी क्षतिग्रस्त हो गई, एकदम ख़त्म बंद पड़ी है। और अभी हमने पीएमजीएसवाई वालों से बात करी तो उन्होंने कहा एनपीसीसी वालों से बात करी तो उनसे वो कह रहे उनके हैंड ओवर नहीं हुआ, वो कह रहे उनके हैंड ओवर नहीं हुआ। अभी जब यहाँ पे थराली में एसडीएम साहब को ही नहीं पता है कि ये रोड किसके पास है, तो वो कह रहे मदद के उससे कहा, उनकी पीएमजीएसवाई के जो एक्शन से बात हुई, उन्होंने कहा हम मदद के माध्यम से रोड को खोल देंगे। मगर उनको ही ये नहीं। बड़ी दुख की बात है हमें कि मतलब हम लोग इतने दिन होने के बावजूद भी मतलब रोड नहीं खुली, क्योंकि रोड की कंडीशन इतनी ख़राब है कि आप जाके देखें मौत का कुआं बना, रोड ऐसी बना रखी है कि मौत का कुआं है वो।
तो हम ये चाह रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोग जो है कि हमारा सहयोग करके इस रोड को मतलब खोलने की कृपा कर देंगे आप लोग। इसमें 3 गाँव हैं, मींग, बेनोली, बिनय। जो मोटर मार्ग सड़क है वो कम से कम 38 दिनों से बिल्कुल बाध्य है, और जो लगातार आजकल मूसलाधार बारिश चल रही है उससे बिल्कुल रोड क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसमें यानी कि जनता का जो आवागमन है वो भी बंद हो चुका है, और दूसरे में जनता को नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। आज हम एसडीएम सर के माध्यम से उन्हें भी हमने ज्ञापन प्रेषित किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर हम अमल करेंगे, लेकिन देखते हैं कि सारी PMJSY हो गया, NPCC हो गया, इन जगह भी अपना ज्ञापन प्रेषित किया। जब उन लोगों ने बिल्कुल ही हमारी अनसुनी करी तब हम आज SDM साहब के पास आए, और SDM सर ने आश्वासन दिया है अमल करेंगे। अगर इस पर अमल जल्द नहीं किया जाएगा तो महोदय बहुत जल्द हम उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार रहेंगे। सही का वैसे ही है, 38 दिन से जो बंद पड़ा था वैसे ही बंद पड़ा हुआ है। हमने काफ़ी अपने दूरभाष के माध्यम से PMJSY से कांटेक्ट किया, और कहते हैं हमने इसको हैंड ओवर कर दिया NPCC को। NPCC कहते हैं हमें ये अभी हमने टेक ओवर नहीं किया है, तो हमको मजबूरन आज उप जिला अधिकारी महोदय के पास आना पड़ा और उनको एक ज्ञापन प्रेषित किया है, और 15 दिन का हमने उसमें टाइम दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर रोड खुल जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम अगला कदम जो होगा आंदोलन का होगा। SDM साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम इसको रोड को खुलवा देंगे। बेनोली तक जो ये मोटर मार्ग है ये 3 बड़े गांवों को जोड़ता है, और पिछले 38 दिनों से ये बंद है। हमने तमाम माध्यमों से, ज्ञापन के माध्यम से हमने जो इसमें कार्यदायी संस्थाएं हैं उनको काम किया कि भाई आप इस सड़क को खुलवाने का काम करें, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बाजपुर के गुरुद्वारा सिख सभा से दर्जनों की संख्या में सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब में होने वाली बैठक के लिए रवाना हुए। इस दौरान सिख समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब की प्रबंधक कमेटी के समस्त पदाधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की। बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब में कार्यक्रम के दौरान गुरुद्वारा परिसर में नाच गाने के आयोजन और मुख्यमंत्री को चांदी का मुकुट पहनाए जाने से सिख समाज के लोगों में खासा आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब में आज बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में भाग लेने के लिए बाजपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा से दर्जनों की संख्या में सिख समाज के लोग बसों और निजी वाहनों से रवाना हुए। हम लोग जा रहे हैं नानक मत्ता साहिब, और हमारे साथ एक बहुत ही कृतज्ञ घटना घटी है जिसको उपलक्ष्य में हम लोग जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि जो हमारी सिख मर्यादा है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मर्यादा के तहत चलती हैं, और उसमें एक नाच गाना और अश्लीलता ये सब की गई है गुरुद्वारे साहिब में। भूलवश की गई है या उसका इसको षड्यंत्र है हमें नहीं पता। हम लोग जा रहे हैं ताकि इसका हम निष्पक्ष जांच होकर सिख समाज हमें रोष है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में आशा यूनियन कोषाध्यक्ष देवकी देवी के नेतृत्व में आशाओं ने तहसील मुख्यालय में धरना दिया। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। तहसील मुख्यालय सल्ट में विगत 23 जुलाई से आशा यूनियन अपनी मांगों को लेकर तहसील प्रांगण में डटी हुई है। आशा ने प्रदर्शन करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को भी गिनाया। लोगों का ये आंदोलन कब से चल रहा है? आशाओं का आंदोलन 23 तारीख से चल रहा है, 23/7/2021 से। अच्छा, 23/7/2021 से। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांग है कि हमें न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये दिया जाए और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा घोषित कर दिया जाए। अगर सरकार ने ये नहीं किया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक अपनी मांगों के लिए आगे आंदोलन करेंगे। अभी आंदोलन आपका कब तक चलेगा? अभी तो 30 तारीख तक चलेगा हमारा ब्लॉक मुख्यालय के स्तर से। तो आपने शासन को अभी अपनी ओर से ज्ञापन भेजा है? हाँ, भेज दिया। अभी एक और भेजेंगे। और अभी फिलहाल आपका आंदोलन कब तक है इसका? अभी 30 जुलाई तक। तब तक आप कोई काम नहीं करोगे? नहीं। अगर आपके अस्पताल की ओर से या शासन की ओर से कोई भी अगर काम आता है आपको, चाहे सर्वे का या कोई भी काम आएगा, हम नहीं करेंगे। आपके विभाग की ओर से तो अभी तक कोई आपके बीच में आए आपके शासन? इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।